अच्छा भाई, तो आज हमने सॉल्व करना है अक्टूबर नवंबर 17 पेपर 22। इंशाल्लाह आज 2017 के भी पेपर्स खत्म हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चाहिए वाला पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था। ट्रिकी इन सेंस के काफ़ी इंटरेस्टिंग भी पेपर था, और उसके अलावा बाकी पेपर्स अभी तक हमने जितने किए ना उनसे काफ़ी डिफरेंट है इसका फॉर्मेट भी और इसके क्वेश्चन भी। तो थोड़ा सा आप लोगों को ये डिफरेंट लगेगा, इसलिए बेहतर है कि आप लोग जब ये पेपर कर रहे हो तो पहले खुद बैठ के सॉल्व करो। जो क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं पहले उसे पॉज करो, एक बार खुद सॉल्व करो। बेशक आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है तो एटलीस्ट उसका एक सोल्यूशन निकालो सूडो कोड में। सोल्यूशन निकाल के उसके बाद बेशक मेरे वाले के साथ मैच कर लो। तो आप लोगों का सोल्यूशन भी ठीक हो सकता है, बस आपने उसे ड्राई रन करना है और देखना है कि आपके आउटपुट्स ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हर चीज़ जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है आपके आउटपुट्स पर और आपकी लॉजिक पे। आपकी लॉजिक मेरे से डिफरेंट हो के भी ना वो ठीक हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मार्क्स की हमारी लॉजिक या जो एक लॉजिक मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ वही ठीक है। अच्छा, सबसे पहले वो आपको कह रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। अब आपने एक अप्रोप्रिएट डेटा टाइप देनी है इन सारी डेटा वैल्यूज़ की। तो फॉल्स फॉल्स की डेटा टाइप हम लोग लिख लेते हैं बूलियन। उसके बाद एक डेट गिवन है, तो इसकी डेटा टाइप भी डेट ही होगी। उसके बाद 35 एक नंबर गिवन है विदाउट एनी पॉइंट्स, तो इंटीजर। उसके बाद एक स्ट्रिंग है। उसके बाद एक रियल नंबर है क्योंकि इसमें एक पॉइंट आ रहा है। उसके बाद एक नंबर है जो कि इनक्लोज है कोटेशन मार्क्स में। जब भी कोई चीज़ कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज होती है ना, बेशक वो अंदर नंबर हो या कुछ भी हो, उसकी डेटा टाइप हमेशा स्ट्रिंग ही रहती है। ये चीज़ अपने जहन में बिठा लो। अच्छा, उसके बाद द फॉलोइंग इज अ डिक्लेरेशन इन हाई लेवल लैंग्वेज। डिफाइन माइग्रेट 1 to 100। स्टेट द डेटा स्ट्रक्चर। अब आप डेटा स्ट्रक्चर बताओ। डिफाइन ये समवट रिलेटेड है डिक्लेयर से। उसके बाद माइग्रेट, माइग्रेट अब एक क्या है, एक वेरिएबल का नाम है। 1 to 100, 1 to 100 से हमें क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर 100 इंडेक्सेस हैं, तो ये क्या होगा, 1D अरे। 1D लिखना ज़रूरी है क्योंकि 2D अरेज भी हो सकती हैं, 3D अरेज भी एग्जिस्ट करती हैं। 1D अरे ठीक है थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद एन एक्सपीरियंस प्रोग्रामर इज प्रेजेंटेड विद द प्रोग्राम कोड एंड अनफेमिलियर हाई लेवल लैंग्वेज। एक प्रोग्रामर के पास एक कोड आया है जो कि उसे पता ही नहीं है वो किस लैंग्वेज का है। अच्छा, स्टेट 2 फीचर्स इन दैट कोड दैट द प्रोग्रामर शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज। अच्छा, कोडिंग में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे वो कॉन्सेप्ट्स। वो हर कोडिंग लैंग्वेज के सेम होते हैं, और वो एक प्रोग्रामर को अगर एक लैंग्वेज आती है ना, तो वो उस कोडिंग कॉन्सेप्ट्स को रिकग्नाइज कर सकता है। तो आप क्या क्या रिकग्नाइज कर सकते हो? आप आइटरेशन रिकग्नाइज कर सकते हो, आइटरेशन स्टेटमेंट्स। वाइल लूप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, फॉर लूप हर लैंग्वेज में होता है। तो ये चीज़ें आप रिकग्नाइज कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ी सी यूनिवर्सल होती हैं। आइटरेशन स्टेटमेंट्स के अलावा हम लोग असाइनमेंट, असाइनमेंट सब में ऑलमोस्ट सेम होती है, तो असाइनमेंट भी रिकग्नाइज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद in an ASCII character set A is represented by the value 65. The values representing the other characters are in the sequence, ठीक है, B 66 होता है, C 67 होता है, and so on. The following table represents consecutive memory locations। अब ये आपके पास consecutive memory locations हैं, ये आपके पास है RAM। Each memory location stores 1 byte। हर memory location में 1 byte स्टोर होती है। और ASCII characters आपके कितने बिट्स के होते हैं? 8 बिट्स के होते हैं, which means 1 बाइट के होते हैं exactly। अच्छा, complete the table to show how the string cage may be stored in memory using the ASCII set। अच्छा, मेमोरी में ना हम लोग इटसेल्फ सी नहीं लिख सकते। मेमोरी में हमेशा नंबर्स में बात हो रही होती है, या तो 0101, या तो आप इसे बाइनरी में लिखो, या बेशक आप इसे डेनरी में रिप्रेजेंट कर लो, उससे मसला नहीं है, या बेशक हेक्स में रिप्रेजेंट कर लो। लेकिन करना आपने इसे नंबर्स में रिप्रेजेंट है, आप ये कैरेक्टर्स इटसेल्फ लिख सकते हैं। तो अब ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन में कैसे स्टोर होगा? सबसे पहले आप सी की देखो, सी की आस्की क्या है? सी की आस्की है 67। तो जो सबसे छोटी मेमोरी है ना, 100, 100 में चला जाएगा 67। अब 67 को आप आस्की में इसी तरह लिखो, या फिर बेशक आप इसे लिख दो उसमें, व्हाट डू यू कॉल इट, डेनरी में, या बेशक हेक्स में लिख दो। बस कंजेक्टिव होनी चाहिए वो।
उसके बाद ए की है 65। उसके बाद जी। अब जी की आप काउंट कर लो कितनी बनती है। ए बी सी डी एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, तो 60, ठीक है, 71। उसके बाद ई की, ए बी सी डी ई, 69 बननी चाहिए। तो ये आपने रिप्रेजेंट कर लिया केज को कि आपकी वो रैम में किस तरह शो हो रहा होगा। आगे चलते हैं। इन अ हाई लेवल लैंग्वेज a length function is used to return the number of characters in a string. लेंथ फंक्शन क्या करता है, वो आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताता है एक स्ट्रिंग में कितने हैं। एक्सप्लेन व्हाट इज स्टोर्ड इन एडिशन टू द स्ट्रिंग कैरेक्टर्स टू अलाउ दिस फंक्शन टू डिटरमिन दिस नंबर। अच्छा, शायद आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हो, शायद ना पढ़ी हो। मैं भी आप लोगों को समझा देता हूँ कि लेंथ हम लोग निकालते किस तरह। बेसिकली जो आपके पास स्ट्रिंग है ना, उसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। उन कैरेक्टर्स के एंड में एक नल टर्मिनेटर होता है, जिसे आप सिर्फ टर्मिनेटर कहते हैं। लेट से केज की एग्जांपल लेते हैं। केज, जब हम केज को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे ना, अब केज जहाँ पे एंड हो रहा है उसके एंड में एक नल टर्मिनेटर होगा जो कि बता रहा होगा कि ये स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म होता है। लेट से अब यहाँ पे अगर हम इस मेमोरी में से पूरा रिप्रेजेंट करें ना, तो यहाँ पे एक नल टर्मिनेटर होगा। वो बता रहा होगा कि यहाँ से ये स्ट्रिंग स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन ये स्ट्रिंग एंड कहाँ पे हो रहा है ये तो हमें नहीं पता ना। उस प्रोग्राम को पता करने के लिए वो यहाँ पे एंड पे नल टर्मिनेटर रखता है। तो नल टर्मिनेटर से हमें बेसिकली पता चलता है कि कोई किसी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। तो हम लोग कहेंगे null terminator is stored at the end of the string to tell where the string ends. अब जब आपको ये पता चल गया कि स्ट्रिंग कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो अब लेंथ के फंक्शन को क्या करना है, उसको काउंट करना है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग टिल द null terminator. तो लेंथ फंक्शन counts characters till the null terminator. अच्छा, उसके बाद functions and procedures are subroutines. Explain why parameters are used with subroutines. अब आपको सबरूटीन्स में पैरामीटर्स यूज करने की क्या जरूरत पड़ती है। सबसे पहले सब रूटीन आप यूज क्यों करते हो, आप सब रूटीन यूज इसलिए करते हो क्योंकि आपकी कोड की रीयूजेबिलिटी बन जाती है। लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन मैं बना लेता हूँ सम का, और मेरे पास एक पूरा प्रोग्राम कोड है जिसमें मुझे 1000 जगह पे सम का कोड चाहिए। तो बजाय इसके कि मैं हर बार एक सम का कोड लिखूं, मैं क्या कर सकता हूँ, और डिफरेंट वैल्यू के साथ, लेट्स से मुझे यहाँ पे 6+9 करना है, मुझे यहाँ पे 7+10 करना है। मतलब कि सम तो एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल हो सकती है जिसमें समझ लो 100 लाइन्स ऑफ कोड जरूरत है मुझे। तो बजाय इसके कि मैं वो 100 लाइन्स बार बार लिखूं, 1000 बार, और डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ मुझे वो चाहिए, डिफरेंट वैल्यूज के साथ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर मुझे पता है कि मैं अगर 6 और 9 दूंगा तो मुझे इन्हीं का सम मिलेगा यहाँ पे। जब मैं उसमें 7 और 10 दूंगा तो मुझे इन्हीं का सम मिलेगा। तो बेसिकली सब रूटीन्स क्या है, सब रूटीन्स एक मशीन बन जाती है आप, जिसमें आप कोई भी इनपुट दोगे उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। और ये आपकी 1000 लाइन्स ना समझ लो इस एक लाइन की जगह रिप्लेस हो रही, तो वो आपकी 1000 लाइन्स को एक जगह पे रिप्लेस कर रहा है, एक लाइन। तो पैरामीटर्स यूज करने का हमें क्या फायदा है कि आपको बार बार अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों के साथ वो लाइंस, वो स्पेसिफिक लाइंस नहीं यूज करनी पड़ेंगी, आप एक ही जगह पे यूज करोगे और उस पर वो पैरामीटर रिप्लेस कर दोगे। तो हमेशा आप उसे जब भी उस पैरामीटर से कॉल करोगे ना, तो लेट से मैं अगर 6+9 कर रहा हूँ, तो नम 1 मेरा 6 होगा, नम 2 मेरा 9 हो जाएगा। अब मुझे चाहिए 7+10, तो नम 1 7 हो जाएगा, नम 2 10 हो जाएगा। तो मेरा एक कोड रीयूजेबल हो गया, वो मैं डिफरेंट वैल्यूज के साथ यूज कर सकता हूँ, मुझे उसे हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं। तो पहली हो जाएगी
helps to make code reusable. रीयूजेबल के साथ साथ वो क्या करती है कि आप जब आपके पास पैरामीटर्स हैं तो आप वैल्यूज पास कर सकते हो। वैल्यूज पास करने के साथ साथ उसके अलावा तीसरा इसका फंक्शन क्या है, तीसरा फंक्शन ये हो सकता है पैरामीटर्स क्यों यूज़ करने का कि आप ग्लोबल वेरिएबल्स को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा तंग कर सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह पे अलग अलग नाम के ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, फिर उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर ही होता है कि आप लोग लोकल वेरिएबल्स ही यूज़ करो। ग्लोबल वेरिएबल्स, अच्छा उसके बाद द फॉलोइंग सूडो कोड इज एन एग्जांपल ऑफ अ केस स्ट्रक्चर। अच्छा केस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वो माई मार्क के ऊपर केस लगा रहा है, उसके बाद माई मार्क्स अगर 75 से 100 है तो माई ग्रेड को डिस्टिंक्शन कह रहा है, असाइनमेंट हो रही है यहाँ पे, ये बात जहन में रखना। 35 से 74 है तो माई ग्रेड में पास असाइन हो रहा है, 0 से 34 है तो माई ग्रेड में फेल असाइन हो रहा है। अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी नहीं है, 0 से 100 तक माई मार्क्स नहीं है, तो आउटपुट होगा इनवैलिड वैल्यू। अच्छा अब देख लेते हैं। Describe what will happen if the pseudocode is tested when my mark has the following values. My mark की वैल्यू 27 है, 27 इस रेंज में आता है, तो क्या कर रहा है वो माई ग्रेड को असाइन कर रहा है। वैल्यू असाइन हो रही है फेल। उसके बाद 101, 101 आपकी रेंज से ही बाहर है। अगर आप देखो तो हम 0 से लेके 100 तक कर रहे हैं, तो अदरवाइज में चला जाएगा। अदरवाइज में हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट द स्ट्रिंग, और ये पूरा स्ट्रिंग आप लिख लो, इनवैलिड वैल्यू एंटर्ड। अच्छा उसके बाद यूज सूडो कोड टू राइट एन इफ स्टेटमेंट विद द सेम फंक्शनैलिटी। अब आपने इस केस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना है इफ स्टेटमेंट्स के अंदर। तो चलो इसे कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पहली कंडीशन देखेंगे, इफ माई मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 टू 100 कहा हुआ है ना, तो इंक्लूसिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 एंड माई मार्क इज लेस देन इक्वल टू 100। तो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, देन माई ग्रेड को डिस्टिंक्शन कह रहे हैं, माई ग्रेड डिस्टिंक्शन। अच्छा अगर ऐसा नहीं है, एल्स लग जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है एल्स आ गया। अब एल्स में हमारे पास दो और कंडीशंस हैं, ये कंडीशन भी है, ये कंडीशन भी है, ये कंडीशन, तीन और कंडीशन। तो एक और इफ लगाएंगे हम एल्स के अंदर। अब ये नेस्टेड इफ बनता जा रहा है। एल्स इफ माई मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एंड माई मार्क इज लेस देन इक्वल टू 74, उस कंडीशन में आपने क्या करना है, माई ग्रेड को कर देना है फेल। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर एक और एल्स लगेगा, उस एल्स के बाद एक और इफ लगेगा, उसमें हम लोग देखेंगे माई मार्क अब होना चाहिए 0 से 34 is greater than equal to 0 and my mark is less than equal to 34। अच्छा सॉरी, ये फेल नहीं है, ये पास है, यहाँ पे फेल है। देन माई ग्रेड इज फेल। अच्छा फेल का भी हमने कर लिया। अदरवाइज अब यहाँ पे एक और एल्स लग जाएगा,
वो एल्स ना, अगर कोई भी कंडीशन नहीं चलती तो वो एल्स चलेगा। एल्स आउटपुट में आपने क्या आउटपुट करना है, इनवैलिड वैल्यू इंटेड। इसके बाद हर इफ का एक एंड इफ होना चाहिए, ये इसका आ गया, आगे इसीलिए आइडेंटिफिकेशन देने का फायदा होता है। अब 3 एंड इफ्स लग जाएंगे और ये आपका कोड कंप्लीट है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बहुत वही सेल्फ एक्सप्लेनिंग कोड है। आपने सबसे पहले इसकी कंडीशन लगाई, ये नहीं होता तो एल्स में इसकी कंडीशन लगाई, ये भी नहीं होता एल्स में इसकी कंडीशन लगाई, ये भी नहीं होता तो एक एल्स ही रह जाता है, वो अदरवाइज होता है। अच्छा उसके बाद, अच्छा एक और बात ये देख लो कि अगर आप इसको नेस्टेड इफ से ना करना चाहो ना, नेस्टेड इफ के बगैर, फिर भी हो सकता है। मतलब कि आपने ये यहाँ तक लाइंस लिखी, इसके बाद यहाँ एंड इफ कर दिया इस एल्स की जगह पे, फिर ये एक लाइन लिखी, यहाँ पे एंड इफ कर दिया, फिर ये एक लाइन लिखी, और इसमें तो फिर आप एल्स लगाओगे, और यहाँ एंड इफ कर दिया, तो वैसे भी ठीक है, नेस्टेड करो या ना करो उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वन डी अरे क्लास नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग कंटेन्स 100 एलिमेंट्स। 100 को हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा, द फॉलोइंग pseudocode represents a simple algorithm to process the array। वो कोई उस पर प्रोसेसिंग कर रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो पूछ कर रहा है। पर्पस ऑफ द एल्गोरिथम, पर्पस के लिए आपको एल्गोरिथम समझना पड़ेगा, समझते हैं। अच्छा सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रिंग के 100 एलिमेंट्स, ठीक है। इनपुट सर्च वैल्यू, आपने सर्च वैल्यू को इनपुट किया, तो ऑलरेडी हमें आइडिया हो रहा है कि कोई सर्चिंग का काम होने वाला है। सर्च वैल्यू इनपुट की, फाउंड फ्लैग इज फॉल्स, इंडेक्स को हमने किया 1। उसके बाद अब एक कंडीशन लगी हुई है, वाइल इंडेक्स इज लेस देन 101। इंडेक्स चलेगा 1 से लेके 100 तक, 101 बनते ही वो लूप एग्जिट हो जाएगा, तो ये लूप 1 से 100 तक का चल रहा है। एंड फाउंड फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, या तब तक चल रहा है जब तक आपको वो चीज़ फाउंड नहीं मिल जाती, वो मिल नहीं जाती। एंड फाउंड फ्लैग करो या नॉट फाउंड करो, सेम ही बात है। तो इफ क्लास नेम ऑफ इंडेक्स, मतलब क्लास नेम आपकी जो एरे है उसके इंडेक्स पे अगर सर्च वैल्यू आपको मिल जाती है, तो आपने क्या करना है, इंडेक्स को आउटपुट करना है, फाउंड फ्लैग को ट्रू करना है। जब फाउंड फ्लैग ट्रू होगा तो ये लूप ऑटोमेटिकली एग्जिट कर जाएगा। तो फिर इफ फाउंड फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स देन आउटपुट नॉट फाउंड। अगर ये इस कंडीशन की वजह से ये लूप एग्जिट होता है ना, इस कंडीशन की वजह से नहीं होता, फाउंड फॉल्स ही रहता है, लेकिन आपका इंडेक्स जो है वो 100 पे रीच कर जाता है। फिर क्या होगा, फाउंड फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स ही रहेगा, तो आपका आउटपुट होगा नॉट फाउंड। तो ये क्या है, ये सिंपल कोड है लीनियर सर्च का। आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए ये कोड पढ़ के ही कि ये हो रही है लीनियर सर्चिंग। अब लीनियर सर्च, तो पर्पस हम लोग क्या लिखेंगे, पर्पस हम लोग ये भी लिखेंगे कि आउटपुट क्या कर रहा है, दोनों आउटपुट्स कब भी लिखेंगे, और उनकी कंडीशन भी लिखेंगे, और ये बताएंगे ओवरऑल भी क्या कर रहा है। सबसे पहले हम लोग कह देते हैं सर्चेस फॉर अ गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू क्यों, क्योंकि हम लोग वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। गिवन वैल्यू इन दी अरे। अब हमने बताना है कि वो किस बेसिस पे क्या आउटपुट करता है। अगर तो वो आपको मिल जाती है तो वो क्या आउटपुट कर रहा है, उसका इंडेक्स, आउटपुट्स इंडेक्स इफ वैल्यू इज फाउंड। और क्या आउटपुट करता है, नॉट फाउंड, अगर वो आपको वैल्यू नहीं मिलती। इफ वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा उसके बाद नाउ ड्रॉ अ प्रोग्राम फ्लो चार्ट टू रिप्रेजेंट दिस एल्गोरिथम। अब आपने इस पूरे कोड को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है। नोट दैट वेरिएबल डिक्लेरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, आपने डिक्लेरेशन से आगे आगे यहाँ से इसे कन्वर्ट करना शुरू करना है। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे।
स्टार्ट के बाद सबसे पहले वो क्या कर रहा था, इनपुट कर रहा था। इसको ऐसे बना रहे थे। इनपुट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पैरेललोग्राम। थोड़ा सा इसको ऐसे रखते हैं। और इनपुट वैल्यू हम लोग क्या ले रहे थे, इनपुट का नाम था सर्च वैल्यू। उसके बाद ये दो हमारे पास हो रही हैं असाइनमेंट्स, तो इनपुट सर्च वैल्यू। उसके बाद दो असाइनमेंट्स हम लोग चलो सेम उसमें कर लेते हैं, सेम बॉक्स में। असाइनमेंट के लिए क्या यूज होता है, रेक्टेंगल। जगह तो बहुत है। काउंट फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, सॉरी फॉल्स। काउंट फ्लैग को हम करेंगे फॉल्स। साथ ही इंडेक्स को करेंगे इनिशियलाइज 1 से। यहाँ से अब हमारा लूप स्टार्ट होता है। तो लूप स्टार्ट करने के लिए हम लोग पहले एक ओवल में ये बात इंडिकेट करेंगे कि हम अब लूप स्टार्ट करने वाले हैं। लूप, अभी एक वाइल लूप है, तो उसमें ऑब्वियसली कंडीशन होगी सबसे पहले। अपनी हम लोग कंडीशन लिख देते हैं। कंडीशन के लिए हम लोग यूज करते हैं डायमंड। अब डायमंड के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, दो कंडीशंस थी। एक थी कि इंडेक्स आपका होना चाहिए 101 से छोटा, इंडेक्स लेस देन 101, एंड काउंट फ्लैग आपको होना चाहिए फॉल्स, तो नॉट काउंट फ्लैग लिख दो। अगर तो ये ट्रू होता है, तो इसके ट्रू होने पे हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने लूप के अंदर एंटर करना है। इसके ट्रू होने पे हम लोगों ने एक और इफ लगाना है, और इसके फॉल्स होने पे हम लोगों ने ये वाला इफ लगाना है। तो अब इसको ट्रू और फॉल्स को थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं। फॉल्स पे हम लोग नीचे चले जाते हैं, क्योंकि नीचे हमारे पास जगह कम है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नो। और इस साइड पे हम लोग ले जाते हैं यस को। चलो थोड़ा ऊपर ही ले जाते हैं, क्योंकि हमें जगह चाहिए होगी। यस के बाद हमें एक और क्वेश्चन पूछना था। और वो क्वेश्चन क्या था कि क्लास नेम का इंडेक्स सर्च वैल्यू की इक्वल है या नहीं है। तो क्लास नेम इंडेक्स इक्वल्स टू सर्च वैल्यू क्वेश्चन मार्क। अगर तो वो इक्वल है, तो हम लोगों ने क्या करना था, आउटपुट्स करने थे। अगर नहीं है इक्वल, तो हमने वापस लूप को स्टार्ट कर देना था। तो यस, यस पे हम लोग क्या करेंगे, एक आउटपुट करेंगे और एक असाइनमेंट।
आउटपुट इंडेक्स, और उसके बाद एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट में हम लोग कर रहे थे फाउंड फ्लैग को ट्रू। अब ये दोनों काम करने के बाद हम लोग उस इफ से बाहर जा रहे हैं, और उस इफ से बाहर हम लोग क्या कहाँ जा रहे हैं, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन, जो कि नो की स्टेट में भी होना चाहिए। कि देखो, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तब भी इंडेक्स इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले हम लोग नो बना लेते हैं यहाँ से, नो यहाँ से बनेगा, जिसमें हम लोग इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर देते हैं। इंडेक्स इक्वल्स इंडेक्स प्लस वन। लेकिन यही काम जब फाउंड फ्लैग ट्रू हो जाता है उसके बाद भी होना चाहिए। अब हम इसके फ्लो को यहाँ से ले जाएंगे टॉप पे, और इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस वन के बाद वो अपने लूप के पास वापस भी जाता है। थोड़ा सा मेसी हो गया है यार, इसको यहाँ से ऐसे ले जाते हैं। वो वापस अपने लूप के टॉप पे जाता है। अपने लूप के टॉप पे जाके वो फिर से यही चीज़ देखेगा कि अब इसकी कंडीशन ट्रू हुई है या नहीं हुई। और अगर जब ये लूप एग्जिट करेगा ये नो की कंडीशन से, तब हमने क्या करना था, अब हमने चेक करना है कि फाउंड फ्लैग फॉल्स है या नहीं। फाउंड फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स क्वेश्चन मार्क। अगर फाउंड फ्लैग फॉल्स है तो हम क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे नॉट फाउंड। अगर वो फॉल्स नहीं है तो हम लोग अपने प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो यहाँ से एक निकलेगा यस, और एक निकलेगा यहाँ से नो। अगर वो यस है तो फिर से अब एक आउटपुट होगा, नॉट फाउंड। जिसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रोग्राम एंड। क्या, और अगर वो नो है, अगर हमें ऑलरेडी वो मिल गया है फाउंड फ्लैग, तब डायरेक्टली हमारा प्रोग्राम हो जाएगा एंड। थोड़ा सा यार गंदा बना है फ्लो चार्ट, लेकिन जो है वो है। ये आपका पूरा फ्लो चार्ट है, इसको आप एक बार देख लो। चलो इसका हम फ्लो देख लेते हैं। स्टार्ट किया हमने, इनपुट लिया वैल्यू, फाउंड फ्लैग को फॉल्स किया, इंडेक्स अपना इनिशियलाइज किया। उसके बाद हमने लूप स्टार्ट किया। लूप में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं इंडेक्स 101 से छोटा है और हमें फाउंड फ्लैग नहीं मिला। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे क्लास क्लास नेम के इंडेक्स पे सर्च वैल्यू तो नहीं है। अगर तो नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स को इंक्रीमेंट करेंगे, वापस टॉप पे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे लूप पे, इस पे जाएंगे, फिर से देखेंगे अभी भी ये ट्रू है, फिर से चेक करेंगे, फिर से इंडेक्स को इंक्रीमेंट करेंगे, लेट से थर्ड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, वापस टॉप पे लूप पे। फिर अब हम देखेंगे, अब लेट से क्लास नेम के इंडेक्स पे सर्च वैल्यू पड़ी हुई है, तो यस, तो इंडेक्स आउटपुट हो जाएगा, इंडेक्स 3 आउटपुट हो गया, फाउंड फ्लैग ट्रू हो जाएगा। फाउंड फ्लैग ट्रू के बाद इंडेक्स फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंडेक्स इंक्रीमेंट होने के बाद वो लूप पे दोबारा जाएगा,
अब देखिएगा इंडेक्स 101 से छोटा है, 310 अब 4 हो गया तो 4101 से छोटा है। फाउंड फ्लैग फॉल्स है, नहीं है, फाउंड फ्लैग अब ट्रू हो गया। तो ये दोनों कंडीशंस अब फॉल्स होगी एंड की वजह से। नो वाली पे जाएंगे हम लोग, तो फाउंड फ्लैग फॉल्स है, नहीं है, फाउंड फ्लैग ट्रू है, तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद a 1D array product of type string is used to store information about a range of products in a shop. There are 100 elements in the array. array में 100 elements हैं, each element stores one data item. अच्छा, उसके बाद उसका फॉर्मेट बताया हुआ है, प्रोडक्ट आईडी आपके पास 4 कैरेक्टर्स की, और उससे आगे सारी की सारी आपका प्रोडक्ट नेम। तो द फॉलोइंग सूडो कोड इज एन इनिशियल अटेम्प्ट टू एट डिफाइनिंग अ प्रोसीजर array sort. array sort प्रोसीजर आपने डिफाइन करना है which will perform a bubble sort on product. अब बबल सॉर्ट आ गया है, तो अगर आप लोगों को इस पॉइंट पे बबल सॉर्ट सही से याद नहीं है या कुछ भी, तो मैं एडवाइस करूंगा कि अभी जाओ एक बार सर ताहा के नोट से ही बबल सॉर्ट का पूरा एल्गोरिथम पढ़ लो, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ऑन प्रोडक्ट बबल सॉर्ट लगाना है आपने प्रोडक्ट पे। there is to be sorted in ascending order of product id, आपने प्रोडक्ट आईडी की बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर लगाना है एरे का। लाइन नंबर्स हैव बीन एडेड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस, ठीक है। उसके बाद ये पूरा का पूरा कोड है, पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सूडो कोड कंटेन्स अ नंबर ऑफ एरर्स। उसने आपको बता दिया एरर्स, आपने क्या करना है कि एरर का लाइन नंबर बताना है, एरर बताना है क्या है, और उसकी करेक्शन करनी है, ये पूरे टेबल को फिल करना है, ठीक है। उसके अलावा उसने कह दिया कि लैक ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट एन एरर, क्योंकि ये अनऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट है। वो डिफरेंस आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी। एक ऑप्टिमाइज बबल सॉर्ट होता है जिसमें एक बूल लगा होता है, और एक अनऑप्टिमाइज होता है जो कि एंड तक चलता है नो मैटर व्हाट, और एक एरर को आपने एक ही बार रेफर करना है। तो पहला पहला उसने आपके लिए किया हुआ है रॉन्ग प्रोसीजर नेम। अब आप इसमें देखो, अगर उसने प्रोसीजर नेम क्या किया हुआ है, सॉर्ट एरे। हालांकि अगर आप ऊपर देखो तो आप उसे बताया गया था कि एरे सॉर्ट। तो इस तरह की बारीक बारीक चीज़ें भी आप लोगों ने देखनी है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। डिक्लेयर टेम्प एज कैरेक्टर। हम लोग देख लेते हैं टेम्प यूज कहाँ पे हो रहा है। चलो एक बार पूरा कोड एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिक्लेयर टेम्प हो गया, उसके बाद फर्स्ट आईडी सेकंड आईडी इंटीजर, फिर हम फॉर आई 1 to 100 लेके जा रहे हैं। चलो ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम जे को लेके जा रहे हैं 2 to 99। चलो ये भी थोड़ा सा गलत है, लेकिन आगे देखते हैं क्या। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट आईडी इज इक्वल टू मॉडुलस लेफ्ट प्रोडक्ट 6। तो बेसिकली प्रोडक्ट जे से हम लोग उस स्पेसिफिक एरे के एलिमेंट पे जाएंगे जिस पे प्रोडक्ट आईडी पड़ी हुई है पहले, उसके बाद उसका नेम पड़ा हुआ। वो एक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लेफ्ट से 6 आइटम्स, हालांकि यहाँ पे हमें चाहिए सिर्फ 4, तो एक ये भी एरर है। उसके बाद हम उसे क्या करें, मॉडुलस लगा रहे हैं, हालांकि ये भी गलत है, मॉडुलस तो हमें लगाना नहीं फर्स्ट आईडी में, हमने उसे कन्वर्ट करना है नंबर में, तो ये भी गलत है। उसके बाद सेकंड आईडी मॉडुलस लेफ्ट प्रोडक्ट जे जे +1, 6। यहाँ पे भी 6 नहीं होना चाहिए, 4 होना चाहिए, लेकिन आइडेंटिफाई हम इसे एक ही बार करेंगे, और मॉडुलस नहीं होना चाहिए, टू नम होना चाहिए। उसके बाद इफ फर्स्ट आईडी इज ग्रेटर देन सेकंड आईडी, ठीक है। अगर हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट आईडी, चलो फर्स्ट आईडी लेट्स से 16 है, सेकंड आईडी 20 है, अगर फर्स्ट आईडी ग्रेटर है सिर्फ उस केस में ये स्वैप करेगा, इसका मतलब है कि असेंडिंग ऑर्डर में ठीक चल रहा है। क्योंकि अगर देखो, अगर 20 और 16 होता, फर्स्ट आईडी ग्रेटर देन सेकंड आईडी होता, इस केस में ये से स्वैप करके 16 और 20 बना देता, तो ये उसे असेंडिंग में ही सॉर्ट कर रहा है, तो ये कंडीशन तो ठीक है। देन टेम्प इज इक्वल टू प्रोडक्ट आई। अब टेम्प हमारे पास क्या था, कैरेक्टर था। कैरेक्टर के अंदर हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इंटीजर को, इसको यहाँ पे इंट होना चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट आए, हम लोगों ने अभी चेक किन दोनों को किया, चेक हम लोगों ने किया है फर्स्ट आईडी को और सेकंड आईडी को, या फिर प्रोडक्ट जे को और प्रोडक्ट J+1 को। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट J+1 फर्स्ट आईडी या सेकंड आईडी में से कोई एक यूज़ करेंगे। हम लोग टेम्प आएगा तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं, तो हम लोग इसे यहाँ पे कर देंगे टेम्प इज इक्वल टू प्रोडक्ट जे। उसके बाद यहाँ पे आई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी जे होना चाहिए। प्रोडक्ट जे इज इक्वल टू J+1, अभी शॉपिंग सही से हो रही है, और J+1 इज इक्वल टू टेम्प, ठीक है। उसके बाद इसका एंड इफ हमारे पास है ही नहीं, एंड फॉर है, और ये एंड फॉर यहाँ पे, ये एंड फॉर यहाँ पे, और एक एंड इफ। अच्छा, ये दोनों ऊपर नीचे होने चाहिए, पहले एंड इफ होना चाहिए, उसके बाद एंड फॉर होना चाहिए।
तो ये कुछ एरर्स हमें मिल गए, ये पहले हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या है, टेम्प डिक्लेयर होना चाहिए इंटीजर, तो लाइन नंबर 2 में एरर है। लाइन नंबर 2 में क्या एरर है, डेटा टाइप इज रॉन्ग। इसकी करेक्शन क्या होगी, डिक्लेयर टेम्प एज, इसको हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे क्योंकि हमने पूरी की पूरी एरे के एलिमेंट को चेंज करना है। उसके बाद सॉरी, आगे जाते हैं। और एरर हमें क्या मिला है, अच्छा अब एक और एरर देख लो। ये जो मैंने कहा था ना फॉर आई और फॉर जे, फॉर आई जो है ना, आई हमारे पास चलता है स्टार्ट से लेके 99 तक। आखिरी इंडेक्स हमें पता होता है कि हमेशा वो सॉर्टेड ही होगा, तो हम लोग 1 to 99 देखते हैं। और जे को हम लोग 2 to 99 देखेंगे। जे को भी हम लोग देखेंगे 1 to 100 - i। 100 - i क्यों करते हैं, क्योंकि आई की वैल्यू सबसे पहले होती है 1, तो वो 1 से 99 चलता है। उसके बाद हमें पता है कि अब आखिरी दो वैल्यूज सॉर्टेड है, तो हम लोग यहाँ से 1 से लेके 98 तक देखते हैं। फिर हमें पता होता है कि ये थर्ड लास्ट वैल्यू सॉर्ट होगी, तो 1 से लेके 97 देखते हैं। फिर हमें पता होता है ये क्योंकि एंड से ना सॉर्ट हो रही होती है एक वैल्यू, एक आइटरेशन पे एक वैल्यू सॉर्ट होकर एंड पे जा रही होती है, तो इसलिए जे को हम लोग लिखते हैं 1 to 100 - i। तो लाइन नंबर 4 और 5 पे एरर है। लाइन नंबर 4 पे एरर है कि 1 to 100 is wrong और i equals 1 to 99 तक चलेगा ये। उसके बाद लाइन नंबर 5, इसकी रेंज ही गलत है। इसकी रेंज होनी चाहिए फॉर j इक्वल्स टू 1 to 100 - i। अच्छा उसके बाद लाइन नंबर 6 और 7 पे क्या गलती है, मॉडुलस यूज़ किया हुआ है। लाइन नंबर 6 7 पे रॉन्ग फंक्शन। हमें कैसे पता कि वो टू नम यूज़ होना चाहिए और मॉडुलस होना चाहिए, क्योंकि हमने दोनों नंबर्स को कन्वर्ट करना है, दोनों आईडीज हम एक्सट्रैक्ट करके, प्रोडक्ट आईडी एक्सट्रैक्ट करके उसके बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट आईडी कैसे निकलेगी, स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग से हमें कन्वर्ट करना है, तो टू नम होना चाहिए। यूज़, ठीक है, करेक्शन, ठीक है, टू नम। उसके बाद लाइन नंबर 6 और 7 में एक और एरर भी है। रॉन्ग वैल्यू इन लेफ्ट फंक्शन। इसमें क्या वैल्यू होनी चाहिए, लेफ्ट क्या था इसका, प्रोडक्ट जे कॉमा 4, कॉमा 4 होनी चाहिए। अच्छा लाइन नंबर 6 7 में ये एरर्स भी निकाल लिया हमने। उसके बाद टेम्प को हम लोग गलत वैल्यू असाइन कर रहे हैं, टेम्प को असाइन होनी चाहिए प्रोडक्ट जे। ये कौन सी लाइन थी, लाइन नंबर 10। और 11 में प्रोडक्ट जे को असाइन होना चाहिए, तो 10 और 11 में एरर्स है। रॉन्ग वैल्यू असाइन, टेम्प को असाइन होना चाहिए प्रोडक्ट जे। इसमें भी रॉन्ग वैल्यू, रॉन्ग असाइन नहीं लिख दो,
जिसको असाइन कर रहे हैं वो गलत है। यहाँ पे प्रोडक्ट जे को असाइन होनी चाहिए वैल्यू। फिर आगे प्रोडक्ट जे प्लस वन। लास्ट एरर हमारे पास है एंड फॉर और एंड इफ गलत लिखे हुए हैं, तो 13 14 रॉन्ग सीक्वेंस। राइट सीक्वेंस क्या है? पहले होगा एंड इफ, उसके बाद होगा एंड फॉर। और बस ये आपने सारे एरर्स आइडेंटिफाई कर लिए। इसके अलावा एक और एरर भी था जो मैंने अभी मुझे नजर आया, कि आई और जे को हमने डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो लाइन 3 में भी एरर है कि आई और जे डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन 4। अच्छा, क्वेश्चन 4 में वो कह रहा है आपसे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड बिल्ट इन फंक्शंस टू जनरेट रैंडम नंबर्स। अच्छा, टू बी ट्रूली रैंडम द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच जनरेटेड नंबर शुड बी द सेम। अब ये क्वेश्चन आपके पास आ गया रिलेटेड टू रैंडम नंबर्स। अच्छा, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ प्रोग्राम टू टेस्ट द रैंडम नंबर जनरेटर ऑफ योर चोजन लैंग्वेज। चोजन लैंग्वेज तो हमारी है नहीं, हम लोग तो ये सब कुछ करेंगे यूजिंग सुडोकोड। अच्छा, द टेस्ट शुड, टेस्ट में करना क्या है? जनरेट अ गिवन रैंडम नंबर्स बिटवीन 1 to 10 इंक्लूसिव। आपने 1 से लेके 10 तक के रैंडम नंबर्स को जनरेट करना है। कीप अकाउंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स ईच नंबर इज जनरेटेड। ये हम देखते हैं हम कैसे करेंगे। हमने सबको काउंट करना है। काउंट करने की हमें एक अप्रोच बनानी होगी। 1 से 10 तक सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, तो काउंट फ्रीक्वेंसी। उसके बाद कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच नंबर। आपने हर नंबर की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ये भी हम देखते हैं कैसे। उसके बाद आउटपुट द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी यही वाली होगी, इसको हमने आउटपुट करना है। उसके बाद आउटपुट द डिफरेंस, डिफरेंस निकल आएगा सबको माइनस करके। अच्छा, प्रोग्राम कोड शुड बी रिटन एज अ प्रोसीजर, जिसका हेडर उसने आपको दे दिया है। इसमें सिर्फ एक पैरामीटर है, रेपिटेशंस। रेपिटेशंस का पैरामीटर क्या कर रहा है? द पैरामीटर रेपिटेशंस कंटेन्स अ वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ रैंडम नंबर्स दैट शुड बी जनरेटेड। कि टोटल आपने रैंडम नंबर्स कितने जनरेट करने हैं, ये आपको बताएगा रेपिटेशंस। अच्छा, अब उसने आपको बताया हुआ टेस्ट रैंडम 200 अगर कॉल होता है, इसका मतलब है कितनी रेपिटेशंस हो रही हैं? 200 रेपिटेशंस। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? देखो, आपने 1 से लेकर 10 तक नंबर्स जनरेट करने हैं, तो 1 से 10 तक कितने नंबर्स बनेंगे? 10 नंबर्स। अब आपने नंबर्स कितनी बार जनरेट कर रहे हो? 200 टाइम्स। और उसने कहा है कि इनकी फ्रीक्वेंसी लीनियर होनी चाहिए। लीनियर होनी चाहिए या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि हर नंबर के पास एक स्पेसिफिक जो है ना, इसको डिवाइड अगर हम करें इन 10 पार्ट्स, वो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो इसे आप सिंपली अगर डिवाइड करोगे, आपके पास आएगा 20। हर नंबर की 20 फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इन अ यूनिफॉर्म केस। अगर आप इसे कहो ना कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने रख दी 20। मतलब कि हर इसकी 20 होनी चाहिए, फिर उससे थोड़ी बहुत जो ऊपर नीचे है ना एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, वो आपने उसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम लोग इनका काउंट कैसे सेव करेंगे, फ्रीक्वेंसी सबकी कैसे सेव करेंगे। उसके लिए एक अच्छी अप्रोच ये है कि आप लोग एरे बना लो। कैसे? चलो, हमने एक एरे बनाई जिसमें हम लोग सबका काउंट स्टोर करेंगे। बस मैं जल्दी में बना रहा हूँ थोड़ी। ये चलो 1 to 10, 1 2 3 4 अब टिल 10 एक एरे बन गई, ठीक है। इनिशियली सब इस एरे में सब वैल्यूज हैं 0। उसके बाद लेट्स से मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट किया। रैंडम नंबर जनरेट हुआ 3। मैं क्या करूंगा, इसको सेव करूंगा एक एरे, एरे नहीं सॉरी, वेरिएबल नम में। नम में 3 स्टोर हो गया। अब मैं कहूंगा इस एरे की नम इंडेक्स पे जाके उसे इंक्रीमेंट कर दो। एरे का नम इंडेक्स क्या है? 3। तो 3 को जाके इंक्रीमेंट कर दो। अब वो मुझे फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है। 3 एक बार रैंडमली जनरेट हो चुका है। अब मैं R&D करता हूँ। लेट्स से इस बार आता है 2। तो नम के अंदर स्टोर होगा 2, और वो बोलेगा कि एरे के नम इंडेक्स पे जाओ और उसे इंक्रीमेंट कर दो। इस तरह से हमारा एक प्रोग्राम का फ्लो बन जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी सेव कर पाएंगे। उसके बाद लेट से फिर से मैं R&D कॉल करता हूँ।
और इस बार फिर से आ जाता है 3। अब नम की वैल्यू क्या होगी 3। एरे के नम इंडेक्स पे जाओ और उसको इंक्रीमेंट कर दो, थर्ड इंडेक्स पे जाओ और उसको इंक्रीमेंट। तो अभी तक मैंने कितनी बार रैंडम कॉल किया, 3 बार कॉल किया। मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1, इसकी फ्रीक्वेंसी 2। तो हमें यही करना है पूरे लूप के अंदर, रेपिटेशंस के लूप लगा के। इसके लिए अब बस हम एक एरे बना लेंगे फ्रीक्वेंसी की। आई होप मेरा आइडिया आप लोगों को क्लियर हो गया। अच्छा, उसके अलावा और आउटपुट भी करने के लिए हम लोग एक 10 का लूप लगा लेंगे जिसमें हम लोग ये सारी चीज़ें आउटपुट कर देंगे। इसको करते हैं। अच्छा, ये प्रोसीजर है, तो सबसे पहले इसका हेडर बना लो। प्रोसीजर टेस्ट रैंडम, इसके पैरामीटर है repetition एज, ठीक है, repetitions एज इंटीजर, repetitions एज इंटीजर। अच्छा, इसमें डिक्लेरेशंस होंगी कुछ, थोड़ी सी डिक्लेरेशंस के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम एक अपनी एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। डिक्लेयर फ्रीक्वेंसी एज एरे 1 to 10। 1 to 10 क्यों, क्योंकि हमने पहले 10 नंबर्स के ही देखना है, 1 से लेकर 10 तक देखना है, तो उन्हीं का काउंट हम लोग रखेंगे। अब हम एक फॉर लूप लगाते हैं जिसमें हम फ्रीक्वेंसी के हर एलिमेंट को कर देंगे 0, क्योंकि हमें इनिशियली उसे 0 इनिशलाइज करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, इसमें तो कोई समझाने वाली बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आई, तो ऑटो उसे बड़ा कर देता है। अच्छा खैर, उसके बाद अब नेक्स्ट आई हो गया। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को मैं FREQ, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट हो रही थी, रेपिटेशंस को हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होगी। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, फॉर लूप लगाएंगे फिर से, फॉर आई इक्वल्स 1 to रेपिटेशंस। अब हमने कैलकुलेट करनी है रेपिटेशंस। रेपिटेशंस के अंदर हमने बारी बारी अब एक रैंडम नंबर कॉल करना है। अब रैंडम नंबर, रैंडम फंक्शन में आप लोगों को पढ़ा देता हूँ दोबारा से। अब आपके इस गिवन अपेंडिक्स में रैंडम फंक्शन की डिक्लेरेशन है ही नहीं, यूजुअली आपको वो गिवन होगी। तो मोस्ट यूजुअली वो कैसे होती है, हम RND कॉल करते हैं। RND क्या करता है, हमारे पास 0 से लेके 0.99 इनके दरमियान में हमें एक नंबर दे देता है, रियल नंबर। अब हमें क्या करना है, इस रियल नंबर की बेसिस पे हमने अपनी रेंज 1 to 10 बनानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दें RND को, तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी, इसकी रेंज बन जाएगी 0 से लेके 9.9 तक। ऐसा ही है, क्योंकि अब देखो ना, उसकी लोअर बाउंड को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, अपर बाउंड को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो एक उसमें शिफ्ट आ गया, 0 से लेके 9.9 उसकी रेंज बन गई। हमें चाहिए 1 से 10। सबसे पहले हम इस पे इंट लगाते हैं ताकि ये रियल नंबर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। इंट लगाने से इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से लेके 9। अब इस रेंज पे अगर हम +1 कर दें, तो मिनिमम में +1 हुआ 1, मैक्सिमम +1 हुआ 10, 1 to 10 रेंज बन गई। तो 1 to 10 रेंज बनाने के लिए हम लोग करेंगे RND कॉल। RND को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने अपर बाउंड से, उसको लगाएंगे इंट, उसके बाद उसमें ऐड कर देते हैं अपना लोअर बाउंड। आई थिंक आप लोगों को ये सर ताहा ने समझाया हुआ है, तो इसमें इतना मसला नहीं होना चाहिए। तो नम इज इक्वल टू इंट, जिसमें हम RND कॉल करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हमारी रेंज बन गई 0 से 9, और इसमें हम कर देंगे +1। अब नम हमारा बन गया। अब हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को नम का इंडेक्स देके इंक्रीमेंट कर देना। फ्रीक्वेंसी नम +1, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट कर दिया। अच्छा, अब यही काम होता रहेगा रेपिटेशन नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी भी आपकी रेपिटेशन चल रही हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आए, हमारा ये फॉर लूप खत्म यहाँ पे। अब हमारे आगे आउटपुट्स। सबसे पहले हमने क्या आउटपुट करना है, अच्छा आउटपुट फॉर्मेट देख लेना, द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज आउटपुट
द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज, और इसको हम कंकैटिनेट करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के साथ जिसमें हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हुई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आउटपुट क्या है हमारा, नंबर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। नंबर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। उसके बाद हम लोग, अब देखो हमने लेके 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स आउटपुट करने हैं, फिर उनकी फ्रीक्वेंसी जो कि फ्रीक्वेंसी की एरे में पड़ी हुई है वो आउटपुट करनी है। उसके बाद उसका डिफरेंस जो कि है वही फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये तीनों चीज़ें हमने आउटपुट करनी है। तो हम लोग करेंगे फॉर आई इक्वल्स टू 1 to 10। सबसे पहले हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। डिफ डिफ कैसे कैलकुलेट होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई में उस एरे की उस स्पेसिफिक नंबर की फ्रीक्वेंसी पड़ी है उसमें से हमने माइनस कर लेनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। डिफरेंस आ गया हमारे पास। डिफरेंस को चलो हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। ये एक बेहतर प्रैक्टिस है कि आप नंबर्स को टू स्ट्रिंग करके वैसे ही स्टोर करो। डिफरेंस हमारे पास एक स्ट्रिंग में। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का स्ट्रिंग बना लेते हैं, टू स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ आई। उसके बाद नंबर, तो नंबर का स्ट्रिंग। अच्छा, अगर आप लोग इस स्पेसिफिक उसकी मार्क्स स्कीम देखोगे ना तो उसमें ये नहीं हुआ हुआ, लेकिन जनरली ये गुड प्रैक्टिस है क्योंकि अब जो लेटेस्ट पास पेपर हैं उनमें ये चीज़ ज़रूरी है करना। आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ आई क्या है, वो एक नंबर है। एक नंबर कभी भी एक स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट डायरेक्टली नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे मैंने किया है ना, इसे भी टू स्ट्रिंग कर देते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, उस नंबर को पहले एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि स्ट्रिंग ही एक स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट हो सकता है। तो टू स्ट्रिंग का कहीं पे टू एस टी आर होता है, कहीं पे एस टी आर होता है, कहीं पे नम टू स्ट्रिंग होता है। तो जो भी स्पेसिफिक आपके अपेंडिक्स में फंक्शन है आपने वो कॉल करना है और उस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेना आउटपुट करने से पहले। आउटपुट सिर्फ अगर नंबर करना है तो वो हो जाएगा। अगर मुझे ऐसे करना है ना, आउटपुट नम, और ये नम अगर एक इंटीजर है तो हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसे एक स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करना है तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप उससे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने एक सिंपल सा आउटपुट बनाना है। आउटपुट में क्या क्या है, सबसे पहले हमने नंबर देना है, तो हम नंबर का स्ट्रिंग, उसको हम लोग कंकैटिनेट करेंगे स्पेस के साथ, उसको हम कंकैटिनेट करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, उसको हम कंकैटिनेट करेंगे फिर से स्पेस के साथ क्योंकि बीच में फिर स्पेस है, उसको हम कंकैटिनेट करेंगे डिफरेंस के साथ। तो नंबर, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका डिफरेंस, ये तीनों चीज़ें हमारे पास स्ट्रिंग में इसके साथ कंकैटिनेट हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग कर देंगे नेक्स्ट आई। नेक्स्ट आई के बाद आप लोग बेशक अपने प्रोसीजर को एंड कर लो और डिक्लेरेशन अब कर लेते हैं सारी। डिक्लेरेशन में हमारे पास डिक्लेयर आई कॉमा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कॉमा नम, ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं इंटीजर, और साथ ही डिक्लेयर डिफरेंस कॉमा एन स्ट्रिंग कॉमा एफ स्ट्रिंग, ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं स्ट्रिंग। तो ये आपका पूरा का पूरा टेस्ट रैंडम हो गया। अब टेस्ट रैंडम कर क्या रहा है, टेस्ट रैंडम सबसे पहले एक फ्रीक्वेंसी बनाता है, फ्रीक्वेंसी की एरे 10 साइज की, 10 साइज की फ्रीक्वेंसी की एरे बन गई, इसका नाम है फ्रीक्वेंसी। साथ ही उसके बाद वो क्या करता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेता है। उसके बाद फॉर आई इज इक्वल टू 1 to रेपिटेशन, जितनी भी रेपिटेशन हैं, लेट्स से अगर 200 रेपिटेशन थी तो वो 200 टाइम्स क्या करेगा, एक नंबर जनरेट करेगा, उसी नंबर के अंदर स्टोर कर लेगा। लेट्स से वो रैंडम नंबर आता है 7। अब वो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी के उसी इंडेक्स पे जाएगा, फ्रीक्वेंसी का वो इंडेक्स समझ लो 7 यहाँ पे पड़ा हुआ जिसमें 0 स्टोर्ड है। क्या कहेगा, उसमें इंक्रीमेंट कर दो, वो इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा। फिर दोबारा करेगा और ये काम 200 टाइम्स होगा तो हमारी सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद वो उन्हें उसी फॉर्मेट में आउटपुट कर देगा।
अच्छा, उसके बाद नेम 3 फीचर्स ऑफ अ टिपिकल IDE that would help a programmer to debug a program. Explain how each of these could be used in the debugging of test random procedure. सबसे पहले हम 3 फीचर्स लिख लेते हैं, ये मैंने उस दिन आप लोगों को दिखाए भी थे। एक है हमारे पास सिंगल स्टेपिंग, स्टेप बाय स्टेप ताकि हमारा प्रोग्राम चले। दूसरा हमारे पास है वेरिएबल विंडो। तीसरा हमारे पास आ जाता है ब्रेक पॉइंट्स। ये 3 फीचर्स IDE के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अच्छा, सिंगल स्टेपिंग हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं टेस्ट रैंडम को वो करने के लिए, डिबग करने के लिए? हम लोग यूज़ कर सकते हैं एग्जीक्यूट ईच लाइन स्टेप बाय स्टेप टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। कोड में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको वहीं पे पता चल जाएगा, क्योंकि उस स्पेसिफिक लाइन पे आपका कोड रुक जाएगा या गलत कुछ परफॉर्म करेगा। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल विंडो, ट्रैक वैल्यूज ऑफ ईच वेरिएबल टू लुक फॉर लॉजिकल एरर्स। इसमें हम एग्जांपल क्या दे सकते हैं? इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी की एरे चेक कर सकते हैं कि वो सही से अपडेट हो रही है या नहीं। तीसरा हो जाता है ब्रेक पॉइंट्स, स्टॉप द कोड एग्जीक्यूशन एट अ स्पेसिफिक लाइन। अच्छा, आगे। अच्छा, द प्रोसीजर इज डेवलप्ड एंड रन यूजिंग द कॉल टेस्ट रैंडम 200। टेस्ट रैंडम 200 पे हमने प्रोसीजर को कॉल कर दिया। नो सिस्टम एरर्स आर प्रोड्यूस्ड। सिस्टम एरर कोई भी नहीं। टू इंश्योर दैट द प्रोसीजर वर्क्स करेक्टली यू नीड टू चेक द आउटपुट। अगर सिस्टम एरर ना हो फिर भी एक और एरर का चांस होता है जिसे हम कहते हैं लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम सही आउटपुट नहीं दे रहा। तो हम लोग ऐसे क्या चेक्स लगा सकते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाए कि हमारा प्रोग्राम सही आउटपुट दे रहा है? इसमें अब एक बिल्कुल बेसिक, अगर आप इस आउटपुट को देखो, यहाँ से हमें कैसे अंदाजा हो सकता है। एक ऐसे है कि अगर आपने 200 पे कॉल किया है तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपकी 20 होनी चाहिए, ये मिस कैलकुलेटेड नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, ये नंबर जो है ये 1 से 10 नहीं होने चाहिए, कोई और नहीं होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप इन सब फ्रीक्वेंसीज को एडअप करो, ये 200 बननी चाहिए। उसके अलावा अगर आप इन्हें 20 में से, इसमें से 20 माइनस करो तो ये आंसर सही आने चाहिए। तो ये सारे चेक्स आप लिख सकते हो। हम लिख सकते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 200 होना चाहिए और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 20 होनी चाहिए। ये दो बेसिक चेक्स हैं। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है कि एक स्पोर्ट्स क्लब है जो कि मेंटेन करता है ईमेल का रिकॉर्ड अपने मेंबर्स के लिए इन द फाइल ईमेल डिटेल्स डॉट टी। उसका फॉर्मेट क्या है? पहले 4 कैरेक्टर्स आपके होते हैं मेंबरशिप नंबर के, उसके बाद आगे वेरिएबल कैरेक्टर होते हैं ईमेल एड्रेस के। आपने क्या करना है कि आपने रिमूव डिटेल्स कॉल करना है, जो कि क्या करेगा, वो मेंबरशिप नंबर इनपुट लेगा, उसके बाद एक न्यू फाइल बनाएगा न्यू ईमेल डिटेल्स, और वो क्या करेगा, ईमेल डिटेल्स को कॉपी कर देगा न्यू ईमेल डिटेल्स में, एक्सेप्ट जहाँ पे ये मेंबरशिप नंबर आ जाए। तो बेसिकली एक तरीका है रिमूव करने का अपने इस गिवन मेंबरशिप वाली लाइन को फ्रॉम योर फाइल। आप एक न्यू फाइल बनाओ, पुरानी फाइल को ओपन करो, इसके बाद यहाँ से डेटा उठाते जाओ, यहाँ पे पेस्ट करते जाओ, अनलेस एंड अनटिल आपको वो मेंबरशिप नंबर मिल जाए जिसको आपने रिमूव करना है, क्योंकि हम रिमूव डिटेल्स का फंक्शन बना रहे हैं। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोसीजर रिमूव डिटेल्स, प्रोसीजर रिमूव डिटेल्स। इसमें ना कोई प्रोसीजर है तो कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, और पैरामीटर तो कोई भी नहीं है। 3 लाइंस डिक्लेरेशन के लिए छोड़ दो। उसके बाद सबसे पहले हम दोनों फाइल को ओपन करेंगे। ओपन फाइल, पुरानी फाइल को हम लोग ओपन करेंगे रीड मोड में, क्योंकि हमने वहाँ से डेटा रीड करना है। नई फाइल को हम लोग ओपन करेंगे
राइट मोड में, क्योंकि हमने उस फाइल को क्रिएट करना है। देखो, चलो एक चीज, उसने हमें कहा है क्रिएट अ न्यू फाइल। उसने ये नहीं कहा अपेंड द डेटा टू अ फाइल, उसने कहा क्रिएट अ न्यू फाइल। क्रिएट, जब भी क्रिएट का वर्ड आएगा ना, इसका एक ही मतलब है, राइट, राइट मोड में। तो हम लोग करेंगे ओपन न्यू ईमेल डिटेल्स डॉट टी फॉर राइट। हमने दो फाइल्स एट द सेम टाइम खोल ली। अब हम लोग एक लूप लगाएंगे, जो कि लूप होगा ईमेल डिटेल्स डॉट टी की बेसिस पे, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, क्योंकि एंड ऑफ फाइल हमने करना है इसकी बेसिस पे। ईमेल डिटेल्स डॉट टी, जब तक ये फाइल एंड नहीं होती, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से डेटा रीड करेंगे ऑब्वियसली। डेटा रीड करेंगे, रीड फाइल ईमेल डिटेल्स डॉट टी, और ये हम सेव कर देते हैं एक वेरिएबल फाइल डेटा में। अब फाइल डेटा में हमारे पास एक लाइन आ गई इस फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में लाइन में से हमने क्या करना है, हमने उसका मेंबरशिप नंबर एक्सट्रैक्ट करना है। अरे सॉरी, हमने ऊपर मेंबरशिप नंबर इनपुट भी लेना था। सबसे पहले हमें मेंबरशिप नंबर इनपुट लेना है। इनपुट मेंबरशिप नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल में से मेंबरशिप नंबर एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट वाले 4 कैरेक्टर्स उसने बता दिया हमें, लेफ्ट वाले 4 कैरेक्टर्स आपका मेंबरशिप नंबर है। तो हम लोग कहेंगे इफ लेफ्ट फाइल डेटा, आप चाहो तो आप लोग पहले लेफ्ट फाइल डेटा कॉमा 4, ये एक वेरिएबल में करके उसे भी कंपेयर कर सकते हो, या डायरेक्टली कंपेयर कर लो बेशक, क्योंकि लेफ्ट फाइल डेटा 4 रिप्लेस हो जाएगा आपके उसी स्पेसिफिक मेंबरशिप नंबर से। इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं है तो हमने वो डेटा राइट करना है। राइट फाइल न्यू ईमेल डिटेल्स डॉट टी, उसमें हमने ये लाइन पूरी की पूरी फाइल डेटा राइट कर देनी है। अगर वो इक्वल होगा तो वो उसे राइट नहीं करेगा। उसके बाद हम लोग कर देंगे एंड वाइल। उसके बाद दोनों फाइल्स को हम कर देंगे क्लोज, क्लोज फाइल। और ये है न्यू ईमेल डिटेल्स डॉट टी। यहाँ पे हम लोग कर लेंगे एंड प्रोसीजर। कुछ आउटपुट तो नहीं करना था ना, आउटपुट कुछ भी नहीं करना था, ठीक है, एक्सेप्ट द लाइन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद अब हम लोग टॉप पर डिक्लेरेशन कर लेंगे। सबसे पहले मेंबरशिप नंबर, मेंबरशिप नंबर हम लोग क्या लेंगे, स्ट्रिंग लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उसे एक स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करना है। देखो कंपैरिजंस में ये बात याद रखो, कंपैरिजंस में, कंकैटिनेशन में, और ये जो ऑपरेशंस होते हैं, इनमें दोनों डेटा टाइप्स का सेम होना ज़रूरी है, स्पेशली स्ट्रिंग और इंटीजर के केस में। स्ट्रिंग कभी भी इंटीजर के साथ ऐड नहीं हो सकता, कंकैटिनेट नहीं हो सकता, कंपेयर नहीं हो सकता। तो मेंबरशिप नंबर को ही हम स्ट्रिंग ले रहे हैं। डिक्लेयर मेंबरशिप नंबर कॉमा फाइल डेटा, फाइल डेटा के अलावा कुछ था एज स्ट्रिंग, इसके अलावा तो कुछ था भी नहीं। तो मेंबरशिप नंबर और फाइल डेटा हमने डिक्लेयर किया स्ट्रिंग्स। और उसके बाद हमने सबसे पहले इनपुट लिया कि हमने हटाना किसको है। जब हमने इस चीज़ का इनपुट ले लिया, उसके बाद हमने दोनों फाइल्स को ओपन किया, एक को रीड मोड में, एक को राइट मोड में। रीड मोड में से क्योंकि हमने इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, इसमें हमने डेटा राइट करना है। उसके बाद हमने वाइल नॉट ईओएफ, ऑब्वियसली जिस पे आप रीड लगा रहे हो ना, उसी पे हमेशा एंड ऑफ फाइल लगता है, क्योंकि राइट में तो आप उसमें हमेशा एक नई लाइन ऐड कर रहे हो ना, तो एंड ऑफ फाइल तो लग ही नहीं सकता वहाँ पे। उसके बाद रीड फाइल, आपने डेटा रीड करके फाइल डेटा में एक्सट्रैक्ट कर दिया। फाइल डेटा में एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप क्या कर रहे हो, उसमें से उसके लेफ्ट वाले 4 कैरेक्टर्स उठा रहे हो और कंपेयर कर रहे हो मेंबरशिप नंबर के साथ। अगर वो इक्वल नहीं है, मतलब कि वो डेटा है जिसे हमने रिमूव नहीं करना, तो उसे आप राइट कर दोगे। अगर वो इक्वल है तो आप उसे राइट नहीं करोगे, जिससे वो ऑटोमेटिकली डेटा एक्सक्लूड हो जाएगा फाइल में से।
आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर है। ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। ओवरऑल काफ़ी इजी सा पेपर था, मतलब थोड़ा सा नया था लेकिन इजी ही था। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो मुझसे बेशक पूछ लो, लेकिन तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।